नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने प्रोग्राम देश डायरी में। मैं रिद्धू शर्मा एक बार फिर से हाजिर हूँ कृषि, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य और पर्यावरण से जुड़ी तमाम हलचलों के साथ। आइए जानते हैं कौन कौन सी सूचनाएं और जानकारियां रही सुर्खियों में। आज हम बात करेंगे केंद्रीय कृषि मंत्री के खरीफ फसलों के उत्पादन पर दिए बयान की। जानेंगे फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया क्यों है सरकार की नीतियों से परेशान। बताएंगे क्यों फायदा हो रहा है आसाम के चाय उत्पादकों को। समझेंगे पलायन रोकने के लिए क्या कर रही है उत्तराखंड सरकार। साथ ही बताएंगे आखिर क्यों है दिल्ली सबसे दूषित शहर। इस साल भले ही देश में मॉनसून के दौरान बरसात सामान्य से कम हो रही है, लेकिन केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा है कि कम बारिश के बावजूद खरीफ सीजन में पिछले साल के मुकाबले ज्यादा उत्पादन होने के अनुमान है। सामान्य से कम बारिश किसानों की चिंता बनी हुई है, लेकिन केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह कम बारिश से ज्यादा चिंतित नहीं हैं। कृषि मंत्री की माने तो इस साल देश में दलहन, तिलहन और मोटे अनाज की बुआई में जोरदार बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में सभी फसलों का उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच सकता है। पिछले साल के मुकाबले इस साल खरीफ सीजन में ज्यादा उत्पादन होने का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक 16 जुलाई तक देश भर में सामान्य के मुकाबले 63% अधिक बुआई दर्ज की गई। इस दौरान करीब 563 लाख हेक्टेयर में खरीफ की फसलें लग चुकी हैं, जबकि सामान्य तौर पर इस दौरान 346 लाख हेक्टेयर में ही बुआई हो पाती थी। फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया सरकार की सब्सिडी नीति से परेशान है। एसोसिएशन ने सरकार से कहा है कि फर्टिलाइजर कंपनियों पर लगाई गई बेवजह की पाबंदियां खत्म की जाए, साथ ही फर्टिलाइजर सब्सिडी का भुगतान सीधे किसानों को ही कर दी जाए। सरकार की फर्टिलाइजर सब्सिडी भुगतान की उलझाऊ नीति से बचने के लिए फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने सरकार से बकाया भुगतान कराने और सब्सिडी प्रणाली को सरल बनाने की मांग की है। एसोसिएशन ने बताया कि समय से भुगतान न होने से उर्वरक कंपनियां वित्तीय संकट में फंसती जा रही हैं। साथ ही एसोसिएशन ने सरकार को सुझाव देते हुए कहा है कि कंपनियों के मार्फत फर्टिलाइजर को सस्ता करने की जगह सब्सिडी का भुगतान सीधे किसानों को मिलना चाहिए। हम आपको बता दें कि सरकार पर कंपनियों का बकाया बढ़कर 30,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है, जिसकी वजह से कंपनियां आर्थिक नुकसान झेल रही हैं। दलहनों की बढ़ती कीमत पर काबू पाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने खरीफ सीजन के दौरान दलहन फसलों की बुआई के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया था। अब केंद्र सरकार ने 5,000 टन उड़द आयात करने का फैसला किया है। केंद्र सरकार दालों की कीमतों पर अंकुश लगाने और सितंबर से घरेलू आपूर्ति बढ़ाने के लिए 5,000 टन उड़द दाल का आयात करेगी। इसके लिए म्यांमार समेत अन्य देशों के लिए निविदा भी जारी की गई है। सरकारी उपक्रम MMTC में आयात के लिए बोली आमंत्रित की गई है। अब बहुत जल्द इस पर फैसला भी हो जाएगा। सितंबर से घरेलू मांगों को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार ने ये फैसला किया है। वहीं दूसरी तरफ सरकार ने किसानों को खरीफ सीजन में दलहन की पैदावार बढ़ाने की अपील कर चुकी है, ताकि भविष्य में आयात पर निर्भरता कम हो सके। केन्या में गर्मी और सूखे का फायदा असम के चाय उत्पादकों को मिल रहा है। दरअसल प्राकृतिक आपदा की वजह से केन्या से चाय की आपूर्ति 20 से 25% कम हो गई है, जिसके बाद असम के चाय की मांग बढ़ गई है। इन दिनों असम की चाय की मांग है, क्योंकि केन्या में गर्मी और सूखे मौसम के कारण आपूर्ति 20 से 25% कम हो गई है। असम की मध्यम से उच्च ग्रेड की चाय केन्याई चाय का विकल्प है और असम की चाय की मांग पहले ही 5 से 7% बढ़ चुकी है। निर्यातकों को उम्मीद है कि इससे चालू साल में भारत का चाय निर्यात 9.5% बढ़कर करीब 22 करोड़ किलोग्राम हो सकता है। ब्रिटेन, पाकिस्तान और मिस्र जैसे देशों में असम चाय की मांग बढ़ने लगी है। पिछले साल भारत का चाय उत्पादन 1.2 अरब किलोग्राम रहा था और इसमें असम का हिस्सा करीब 40% था। जुलाई में मॉनसून में सुधार की उम्मीद बनी हुई है। हालांकि 15 जुलाई तक सामान्य से कम बारिश की वजह से फसलों के नुकसान का खतरा भी बना हुआ है। खासकर मध्य भारत और दक्षिण भारत में सबसे कम बारिश हुई है, जिसका असर दलहन और तिलहन फसलों पर हो रहा है।
मॉनसून अभी भी किसानों और सरकार की मुसीबत बना हुआ है। कुछ राज्यों में तो बारिश अच्छी हुई है, लेकिन मध्य भारत और दक्षिण भारत में अभी भी बारिश में कोई खास सुधार नहीं हुआ है, जिसका असर दलहन और तिलहन फसलों पर सबसे ज्यादा हो रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक 15 जुलाई तक सामान्य से 32% कम बारिश हुई है और इस दौरान सबसे कम बारिश मध्य भारत और दक्षिण भारत में हुई है। मध्य भारत में 51% तो दक्षिण भारत में 60% कम बारिश हुई है। हालांकि मौसम विभाग ने अपने ताज़ा अनुमान में अगस्त के पहले हफ्ते में अच्छी बारिश होने की उम्मीद जताई है। ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव ने कहा है कि राज्य के गांवों का संपूर्ण विकास जरूरी है। इसके लिए सभी को तैयार रहने की जरूरत है। सरकार तमाम योजनाओं में बदलाव करने के साथ साथ नई योजनाएं भी ला रही है ताकि हर जरूरतमंद की मदद की जा सके। केंद्र सरकार इंदिरा आवास योजना का कायाकल्प करने में जुटी है। अब सरकार की नई योजना रूरल हाउसिंग मिशन राज्यों में लागू की जाएगी। इस योजना के तहत उन ग्रामीणों को लाभ मिल सकेगा जो सरकारी सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। सरकार राज्यों के गांवों में विकास के लिए कई योजनाएं चला रही है और पुरानी योजनाओं में बदलाव भी कर रही है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की आर्थिक स्थिति भी सुधारने पर जोर दिया जा रहा है। अब मनरेगा के तहत ईंट बनाने की भी सरकार की योजना है। साथ ही जिन इलाकों में मनरेगा मजदूरों को मांगने पर भी काम नहीं मिल रहा है, वहां के पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की भी योजना है। राजस्थान में इस साल दलहन के उत्पादन में काफी जोरदार उछाल देखने को मिला है। अब तक राज्य में दलहन की 52% बुआई खत्म हो चुकी है और जिस तेजी से बुआई आगे बढ़ रही है उसे देखते हुए लग रहा है कि इस साल दलहन फसलों की पैदावार बढ़ेगी। राजस्थान मूंग का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है और 16 जुलाई तक राज्य में मूंग का उत्पादन 6.68 लाख हेक्टेयर तक पहुंच चुका है। पिछले साल इस दौरान राज्य में सिर्फ 1.36 लाख हेक्टेयर में दलहन की खेती हुई थी और इस साल राज्य सरकार ने पूरे सीजन में 10.40 लाख हेक्टेयर में मूंग की खेती का लक्ष्य रखा हुआ है। मूंग के साथ मोट की बुआई में भी उछाल देखने को मिला है। 16 जुलाई तक मोट का रकबा 4 लाख हेक्टेयर के करीब देखा गया है। इस बुआई सत्र में करीब 12 लाख हेक्टेयर में मोट की खेती का लक्ष्य रखा गया है। मूंग और मोट का रकबा बढ़ा तो जरूर, लेकिन इसने उड़द की खेती को कितना प्रभावित किया है, इस बात का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि इस वर्ष उड़द का रकबा केवल 2 लाख हेक्टेयर का है। पहाड़ी क्षेत्रों से पलायन रोकने के लिए क्या कर रही है उत्तराखंड सरकार, बताएंगे पूरी बात, लेकिन एक ब्रेक के बाद। यूं तो किसानों की मदद के लिए केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारें कई योजनाएं चला रही है, लेकिन राजस्थान के किसानों को आधुनिक तकनीक और मौसम का पूर्वानुमान नहीं मिल पा रहा है। दूध उत्पादन में हरियाणा की अपनी अलग पहचान तो है ही, अब राज्य सरकार दूध उत्पादन और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए अनोखी पहल कर रही है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तराखंड सरकार राज्य पर्वतीय क्षेत्रों से किसानों और युवाओं के पलायन पर अंकुश लगाने के लिए योजना चला रही है। इस योजना के तहत अलग अलग स्कीमों के जरिए ग्रामीणों को फायदा पहुंचाया जाएगा ताकि वो आर्थिक रूप से मजबूत हों और पलायन के लिए मजबूर ना हो। उत्तराखंड में पहाड़ों से पलायन का मामला गंभीर होता जा रहा है। राज्य सरकार पर्वतीय क्षेत्रों में पलायन रोकने के लिए कवायद करने में जुटी है। इसी मकसद से पशुपालन, कृषि, बागवानी, फल उद्यान आदि के जरिए किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने की महत्वाकांक्षी योजना सरकार ने तैयार की है। शुरुआती दौर में अल्मोड़ा जिले के 11 विकास खंडों में इस योजना को लागू किया जा रहा है, जिसका जिम्मा बाइफ डेवलपमेंट रिसर्च फाउंडेशन पुणे और नाबार्ड को सौंपा गया है। डेयरी विकास के तहत उत्तम नस्ल के मवेशियों की उपलब्धता, परंपरागत गौशालाओं का सुधारीकरण, चारा घास आदि प्रजातियों को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही बाकी दूसरी स्कीमों से भी किसानों को जोड़ा जाएगा। यूं तो किसानों की मदद के लिए केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारें कई योजनाएं चला रही है, लेकिन राजस्थान के किसानों को आधुनिक तकनीक और मौसम का पूर्वानुमान नहीं मिल पा रहा है, जिसका खामियाजा किसानों को आर्थिक रूप से भुगतना पड़ रहा है।
आधुनिक तकनीकों का अभाव और मौसम की सटीक जानकारी न मिलने की वजह से देश के ज्यादातर किसानों को आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में किसान खेती में पिछड़ रहे हैं। साथ ही प्राकृतिक आपदा से सालाना करोड़ों रुपए की कृषि जीन्स खराब हो रही है। खासकर राजस्थान के किसानों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। दरअसल सरकार के एम किसान पोर्टल में राज्य के बहुत कम किसान जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से वो पोर्टल पर दी जा रही जानकारियों और सुविधाओं का फायदा नहीं उठा पाते। हालांकि राज्य सरकार किसानों को एम पोर्टल से जोड़ने के लिए अभियान भी चला रही है, लेकिन मोबाइल नंबरों के अभाव की वजह से राज्य के लाखों किसान पोर्टल से नहीं जुड़ पाए हैं। दूध उत्पादन में हरियाणा की अपनी अलग पहचान तो है ही। अब राज्य सरकार दूध उत्पादन और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए अनोखी पहल कर रही है। राज्य में पहली बार देसी हरियाणा और साहिवाल गायों के बीच प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य पशुपालकों को प्रोत्साहित करना था। कृषि विकास हरियाणा की प्राथमिकता में शामिल है। यही वजह है कि राज्य सरकार कृषि के साथ साथ पशुपालन विकास के लिए कई योजनाएं और अभियान चला रही है। गायों के संरक्षण और पालन को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जा रहा है। राज्य में पहली बार अच्छी नस्ल की देसी हरियाणा और साहिवाल गायों में दूध की प्रतियोगिता शुरू की गई है, ताकि गायों के संरक्षण और पशुपालन के प्रति लोगों में रुचि बढ़ सके। सरकार ने देसी नस्ल की गायों के संरक्षण और संवर्धन के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन भी लागू किया है। देसी गायों के विकास हेतु भारत सरकार ने लगभग 24 करोड़ रुपए की धनराशि को भी मंजूर कर लिया है। इसके साथ साथ गौपालन को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी के साथ साथ इनाम भी दे रही है। किसानों की मदद के लिए सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक विशेष ऋण अभियान चला रही है। इस योजना के तहत किसानों को सस्ते दर पर लोन दिया जाएगा। राज्य के सभी 21 जिलों के करीब 600 शाखाओं के माध्यम से किसानों की मदद की जाएगी। हरियाणा में कृषि को बढ़ावा देने के लिए और किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक द्वारा 15 से 31 अगस्त तक विशेष ऋण अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत किसानों को कृषि यंत्र, डेयरी, पॉली हाउस, ग्रामीण गोदाम, मधुमक्खी पालन, हींग उत्पादन और बागवानी के लिए आसान शर्तों पर मियादी ऋण उपलब्ध कराए जाएंगे। इस अवधि के दौरान स्वीकृत किए गए कृषि मियादी लोन पर अग्रिम प्रभार भी नहीं लगाया जाएगा। हरियाणा ग्रामीण बैंक राज्य के सभी 21 जिलों के 599 शाखाओं के माध्यम से ऋण और बैंकिंग सुविधा मुहैया कराएगी। मध्य प्रदेश सरकार गर्भवती महिलाओं और नवजात की जीवन की सुरक्षा के लिए एक अच्छी पहल कर रही है। अब सरकार राज्य के हर जिले में मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ हॉस्पिटल बनाएगी। इस 100 बिस्तर के अस्पताल में सभी आधुनिक सुविधाएं मौजूद रहेंगी। मध्य प्रदेश की महिलाओं और बच्चों को इलाज के लिए इधर उधर भटकना नहीं होगा। राज्य सरकार एक नई योजना के तहत मध्य प्रदेश के सभी जिलों में मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ हॉस्पिटल बनाएगी, जिसमें सोनोग्राफी, डिजिटल एक्सरे, मैटरनिटी ट्रॉमा यूनिट जैसी सभी आधुनिक सुविधाएं मौजूद रहेंगी। सरकार की इस पहल से राज्य में मातृ और शिशु मृत्यु दर में कमी लाने में सहायता मिल सकेगी। इसमें आपातकाल के लिए ऑपरेशन संबंधी संसाधन उपलब्ध होंगे। वर्तमान में इस तरह के मरीजों को इंदौर रेफर करना पड़ता है। अगर आप उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में रहते हैं और आपका बिजली कनेक्शन दुरुस्त नहीं है, तो आप इसको समय रहते सुधार लीजिए, क्योंकि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम बिजली कनेक्शन की सुधार के लिए अभियान चला रही है। अगर इस दौरान कोई गड़बड़ी पाई गई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार पूर्वांचल में बिजली की बढ़ती समस्या का समाधान ढूंढने में लगी है। इसी क्रम में पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम 21 जुलाई से 2 महीने तक महाअभियान चला रहा है। इस अभियान के तहत विभाग पहले उपभोक्ताओं को अपने कनेक्शन दुरुस्त करने का मौका देगा और उसके बाद सभी जगहों पर जांच की मुहिम शुरू की जाएगी। जांच के दौरान किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है। इस अभियान के तहत उपभोक्ताओं के आवेदन पर तत्काल कनेक्शन भी जारी किए जाएंगे। साथ ही मीटर और बिल संबंधी गड़बड़ियां भी दुरुस्त की जाएंगी। हिमाचल प्रदेश के सालाना उत्पादन में इस बार अच्छी बढ़ोतरी हुई है। प्रदेश में इस साल सब्जियों का उत्पादन बढ़कर 14.60 लाख टन तक पहुंच चुका है, जिससे होने वाली कमाई भी बढ़कर लगभग 2500 करोड़ हो गई है।
हिमाचल प्रदेश में इस साल हुए उत्पादन से किसान ही नहीं, सरकार भी बेहद खुश है। इस साल 12.60 लाख टन उत्पादन से लगभग 2500 करोड़ रुपए की कमाई निश्चित हो गई है और इसी के साथ वर्तमान खरीफ सत्र में 4 लाख हेक्टेयर खेत में अनाजों की बुआई की गई है, जिसका उत्पादन लक्ष्य 8.85 लाख टन का तय किया गया है। मौजूदा कारोबारी साल में कृषि उत्पादन और किसानों की आय बढ़ाने के मकसद से विभिन्न योजनाओं के तहत 450 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इन योजनाओं में बीमा योजना, YS परमार स्वरोजगार योजना, राजीव गांधी माइक्रो इरिगेशन योजना, बोरवेल एवं लिफ्ट इरिगेशन योजना प्रमुख हैं। एक बार फिर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे दिल्ली को किसने बताया दुनिया का सबसे दूषित शहर। पर्यावरण के प्रति गंभीरता दिखाते हुए केंद्र सरकार ने एक और नई पहल की है। केंद्र सरकार सड़कों और रेलवे लाइनों के किनारे वृक्षारोपण की मौजूदा नीति में संशोधन पर विचार कर रही है। पूरी दुनिया में साल दर साल गर्मी का कहर बढ़ता ही जा रहा है और ये बात जानकर आपको हैरानी होगी कि 2014 को अब तक का सबसे गर्म साल माना जा रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दिल्ली समेत पूरे देश के लोगों को ये जानकर न सिर्फ दुख पहुंचेगा बल्कि हैरानी भी होगी कि देश की राजधानी दिल्ली दुनिया का सबसे दूषित शहर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट ने इस बात का खुलासा किया है। दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर दिल्ली है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दिल्ली को दुनिया के सबसे प्रदूषित वायु वाले शहर के तौर पर चिन्हित किया है। WHO ने बताया कि दिल्ली की हवा इतनी प्रदूषित है कि देश की राजधानी में 12 साल से कम उम्र के 15 लाख बच्चे ऐसे हैं जो खेलने दौड़ने की उम्र में पैदल चलने पर ही थक जाते हैं। कुछ डॉक्टरों ने लोगों को दिल्ली से दूर रहने की हिदायत कुछ इस तरह से दी है कि अगर वो जिंदगी चाहते हैं तो दिल्ली से दूर चले जाएं। दिल्ली में वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण वाहनों की लगातार बढ़ती संख्या है। यहाँ हर रोज करीब 80,000 से ज्यादा ट्रक, बस और बड़े वाहन चलते हैं। साथ ही ट्रैफिक जाम भी बढ़ते वायु प्रदूषण के कारकों में शामिल है। पर्यावरण के प्रति गंभीरता दिखाते हुए केंद्र सरकार ने एक और नई पहल की है। केंद्र सरकार सड़कों और रेलवे लाइनों के किनारे वृक्षारोपण की मौजूदा नीति में संशोधन पर विचार कर रही है। अब सड़क मंत्रालय राजमार्गों के किनारे फलदार पेड़ लगाने का प्रस्ताव तैयार कर रही है। एक नई पहल के अनुसार केंद्र सरकार वृक्षारोपण की मौजूदा नीति में परिवर्तन करना चाहती है। खासकर सड़कों और रेलवे लाइनों के किनारे वृक्षारोपण की मौजूदा नीति में सरकार बदलाव लाने पर प्रस्ताव में जुटी है। वहीं रेल मंत्रालय रेलवे लाइनों के किनारे खुद ही वृक्षारोपण करने पर विचार कर रहा है। अभी रेलवे पटरियों के किनारे वृक्षारोपण का जिम्मा राज्यों के वन विभाग के पास है। मौजूदा नीति के तहत राजमार्गों के किनारे ऐसे पौधे लगाए जाते हैं जो सीधे हों, जल्दी बड़े हो जाएं और आसानी से गिरे नहीं। अब बदलाव के तहत केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ऐलान किया है कि भविष्य में राजमार्गों के किनारे आम, महुआ, इमली, जामुन, अर्जुन, शीशम, पीपल जैसे छायादार और फलदार वृक्ष लगाए जाएंगे और इनके रख रखाव का जिम्मा स्थानीय बेरोजगारों को दिया जाएगा। एक नए अध्ययन से ये बात सामने आई है कि अगर विश्व के औसत तापमान में 1 डिग्री की औसत बढ़त होती है तो ऐसी आशंका है कि तापमान इतना अधिक हो जाएगा कि उत्तर भारत में सबसे गर्म महीने में घर के बाहर का सामान्य कामकाज करना नामुमकिन हो जाएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा माना जा रहा है कि अगर वैश्विक तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी होती है तो ऐसी आशंका है कि तापमान इतना बढ़ जाएगा कि उत्तर भारत में गर्मी के मौसम में कोई भी बाहरी काम-काज करना लगभग नामुमकिन सा हो जाएगा। ये रिपोर्ट जलवायु परिवर्तन के लिए काम कर रही कई संस्थाओं के समन्वित कार्यों का नतीजा है। अध्ययन में ये भी कहा गया है कि इसी तरह उच्च उत्सर्जन चलता रहा तो गंगा की तलहटी क्षेत्रों में 6 गुना अधिक बाढ़ आएगी। साथ ही सदी के अंत तक हर 5 साल में एक बार ऐसा होगा। पूरी दुनिया में साल दर साल गर्मी का कहर बढ़ता ही जा रहा है और ये बात जानकर आपको हैरानी होगी कि 2014 को अब तक का सबसे गर्म साल माना जा रहा है। ये बात एक रिपोर्ट में सामने आई है जिसे तैयार करने में 58 देशों के 413 वैज्ञानिकों ने अपना योगदान दिया है। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट की माने तो क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन के कई संकेतों ने
2014 में नया रिकॉर्ड कायम किया है। इन संकेतों में भूमि तापमान, समुद्र का तापमान, समुद्री स्तर और ग्रीन हाउस गैसों को शामिल किया गया है। नेशनल रिकॉर्ड्स द्वारा साल 1901 से लेकर अब तक दर्ज किए गए आंकड़ों में साल 2014 सबसे गर्म साल के रूप में सामने आया है। साल 2014 में दक्षिण एशिया का औसत तापमान पहले की अपेक्षा ज्यादा गर्म महसूस किया गया। भारत के लिए सालाना औसत तापमान 1961 से 1990 की तुलना में 0.52 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। बाल अधिकार और उनसे जुड़े मुद्दों पर काम कर रहे नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी ने कहा है कि सरकार को स्वच्छता अभियान के साथ साथ बाल श्रम के खिलाफ भी अभियान चलाने की जरूरत है, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बाल श्रम से निकालकर सुनहरा भविष्य दिया जा सके। देश में बाल श्रम कानून और सख्त बनाने की जरूरत है। अभी भी देश के कई हिस्सों में बाल मजदूर काम कर रहे हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी ने कहा कि जहां हम एक संपन्न भारत, स्वच्छ भारत की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ लोगों को बाल मित्र भारत बनाने की भी जरूरत है, क्योंकि सामाजिक चेतना, शिक्षा और सख्त कानून के जरिए बाल मजदूरी को पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है। बाल मजदूरी पर सख्त कानून बनाने और उसे ईमानदारी से लागू कराने की जरूरत है, क्योंकि बाल मजदूरी विकास और व्यक्तिगत जीवन में भी एक बड़ी रुकावट है। ज्यादा देर तक बैठने से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों से तो आप भली भांति अवगत होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि लंबे समय तक खड़े रहना भी समान रूप से खतरनाक है। एक ताजा अध्ययन में लंबे समय तक खड़ा रहना स्वास्थ्य के लिए खतरनाक बताया गया है। अगर आप काम या किसी भी वजह से बहुत देर तक खड़े रहते हैं तो ये आपकी बीमारियों की संख्या बढ़ा सकता है। एक ताजा अध्ययन में इस बात का खुलासा हुआ है कि लंबे समय तक खड़े रहना भी उसी तरह हानिकारक है जैसे बहुत देर तक बैठे रहना है। इससे स्वास्थ्य संबंधी कई बीमारियां हो सकती हैं। शोधकर्ताओं के मुताबिक दुनिया भर में तकरीबन आधे कर्मचारियों का काम ऐसा है कि वे 75% से ज्यादा वक्त तक खड़े ही रहते हैं। शोध में शामिल विशेषज्ञों के अनुसार ज्यादा समय तक खड़े रहने से स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। ऐसे में लोगों में थकावट, पैरों में ऐंठन और कमर में दर्द की शिकायत ज्यादा होती है। इससे न केवल लोगों को शारीरिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है, बल्कि कर्मचारियों की उत्पादकता भी प्रभावित होती है। तो दोस्तों, आज की देश डायरी में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी और सूचनाओं के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्ते। अगर आपके गांव की कोई समस्या हो, कोई जानकारी हो जो आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है। हमारा पता है ग्रीन टीवी B131 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश, पिन 201301। हमारा ईमेल आईडी है info@greentvindia.com। आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-498-0000, साथ ही 0011।